बिस्तर पर लेटे लेटे पूरी रात ख्यालों की दुनिया में गोते लगाते रहना, दिन के उजाले में बाहरी दुनिया से अलग होकर खुद को एकांत में कर लेना, ना समय से भूख लगना, ना किसी काम में मन लगना। अगर ऐसा हो जाए तो क्या हो? श्रृंगार से सरोकार रखने वाले किसी शख्सियत से पूछेंगे तो जवाब होगा मोहब्बत या प्यार। लेकिन किसी वैद्य, हकीम या डॉक्टर से बात करेंगे तो जवाब होगा मनोविकार यानी कि डिप्रेशन। ऐसी निशानी या ऐसी परेशानी जो आज के ज़माने में आम हो चली है। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक और अमीर से लेकर गरीब तक समाज का हर तबका इस बीमारी का शिकार हो रहा है। हालांकि आमतौर पर इस बीमारी से कोई शारीरिक नुकसान तो नहीं होता, लेकिन कई बार इस बीमारी का शिकार हुआ इंसान जिंदा लाश बनकर रह जाता है। ये बीमारी है एंजाइटी, डिप्रेशन एंड स्लीप डिसऑर्डर। कहने को ये तीनों अलग अलग नाम हैं, लेकिन इनमें से एक भी बीमारी की जद में आने के बाद इंसान अपने आप सभी बीमारियों से घिर जाता है। एंजाइटी, डिप्रेशन, स्लीप डिसऑर्डर, ये बीमारियां इतनी खतरनाक होती हैं कि शुरुआत में इसके लक्षण पता भी नहीं चलते, और जब तक पता लगता है तब इंसान इसकी मकड़जाल में फंस जाता है। तो ये कितना खतरनाक हो सकता है? क्या है इसके शुरुआती लक्षण? एंजाइटी और डिप्रेशन होने के बाद कैसे इनसे बाहर निकला जा सकता है, इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। साथ ही इस प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कि कैसे डिप्रेशन की जद में आकर बड़ी से बड़ी हस्तियां अर्श फर्श तक पहुंच गई हैं और कैसे लोगों की जिंदगी इस बीमारी के चलते तबाह हो गई है। देखिए और जानिए इस रिपोर्ट के जरिए। इसके बाद हमारे साथ दो खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। दुखी होना, निराश रहना, हताशा, उदासी, सभी के जीवन में कभी ना कभी ये लम्हे आते हैं। लेकिन लगातार ये परेशानियां आपके जहन में रहें तो ये एंजाइटी का रूप ले लेती हैं। एंजाइटी आम बीमारी है, लेकिन समय रहते इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो ये कब डिप्रेशन का रूप ले ले कहा नहीं जा सकता। कोविड के बाद एंजाइटी और डिप्रेशन के मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं। एक बात साफ कर दें कि एंजाइटी या डिप्रेशन पागलपन कतई नहीं है, क्योंकि आम धारणा है कि एंजाइटी और डिप्रेशन पागलपन की ओर बढ़ते कदम है। क्या है इसकी वजह? आज इस मसले पर ही हम चर्चा करेंगे। डिप्रेशन एक तरह की मानसिक समस्या है, लेकिन कई बार ये बीमारी शारीरिक रूप से इंसान को बर्बाद कर देती है। एंजाइटी, डिप्रेशन, एक आंकड़े के मुताबिक दुनिया भर में 30 करोड़ से ज्यादा लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं। भारत में डिप्रेशन से पीड़ित मरीजों की संख्या 5 करोड़ से ज्यादा है और ये आंकड़ा और भी ज्यादा बढ़ सकता है। आमतौर पर डिप्रेशन, एंजाइटी के लक्षण जल्दी नजर नहीं आते, लेकिन ये बीमारी ऐसी है जिसने बड़ी बड़ी हस्तियों को बर्बाद और तबाह कर दिया। फिल्मी सितारों से लेकर बिजनेस टाइकून तक कई लोग इस बीमारी का शिकार हुए। कुछ तो इस बीमारी से लड़ते हुए बाहर आ गए, लेकिन कई ऐसे भी हैं जिन्हें इस बीमारी के चलते जान तक गंवानी पड़ गई। डिप्रेशन और एंजाइटी में उम्र का कोई दायरा नहीं है। डिप्रेशन पर अगर वक्त रहते ध्यान ना दिया जाए तो ये बीमारी लोगों को मौत के मुंह तक भी ले जा सकती है। कई बार डिप्रेशन के मरीज के लक्षण पहचानना काफी मुश्किल होता है। एंजाइटी से पीड़ित इंसान कब डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, कब मानसिक रोग के इस भंवर जाल में फंस जाता है, पता ही नहीं चलता। इसका एक ताजा उदाहरण पिछले दिनों महाराष्ट्र के पुणे में देखने को मिला, जहां एक 10वीं क्लास में पढ़ने वाले छात्र ने बिल्डिंग के 14वीं मंजिल से कूदकर जान गंवा दी। घटना 26 जुलाई की रात की है, जहां पिंपरी चिड़वाल के किवले इलाके में 15 साल का उमेश श्रीराव अपनी मां और छोटे भाई के साथ रहता था। पिता नाइजीरिया में जॉब करते हैं और मां इंजीनियर होने के साथ साथ गृहिणी भी हैं। बताया जा रहा है कि छात्र को पिछले 6 महीने से गेम की लत थी। वो खाना पीना भूलकर खुद को घंटों कमरे में बंद रखता था, अकेले बात करता रहता था। ज्यादातर वक्त वो ऑनलाइन गेम ही खेलता रहता। छात्र के कमरे से एक कागज भी मिला जिस पर पेंसिल से उसके अपार्टमेंट और गैलरी से कूदने वाला टास्क बना हुआ है। उम्र के इस पड़ाव में परिवार से दूरी, खुद के लिए अलग स्पेस तलाशना, मतलब ये भी डिप्रेशन के ही लक्षण हैं। छात्र लंबे वक्त से डिप्रेशन का शिकार था,
जिसे पेरेंट्स अगर समय रहते समझ जाते तो बच्चे की जान बच सकती थी। तो देखा आपने कितना ज्यादा परेशान कर सकता है ये डिप्रेशन। चलिए आज हम विस्तार से इसके बारे में जानने वाले हैं और हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं स्टूडियो में, सीधे उनका रुख करेंगे। हमारे साथ जुड़ गई हैं डॉक्टर प्रीति छाबड़ा जो कि आयुर्वेदाचार्य हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रीति जी हमारे कार्यक्रम में। साथ में जुड़ गए हैं डॉक्टर मुकेश शर्मा जो आयुर्वेदाचार्य हैं। दो आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हमारे साथ जुड़े हैं, दोनों का बहुत बहुत स्वागत है श्रेष्ठ उत्तराखंड में। डॉक्टर प्रीति मैं पहले आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि हम एंजाइटी, डिप्रेशन, स्लीप डिसऑर्डर इन तीनों की बात कर रहे हैं। क्या ये अलग अलग बीमारियां हैं? सबसे पहले हम इन्हें डिफरेंशिएट करते हैं इन तीनों को। ये तीनों एक ही फैमिली के डिसऑर्डर्स हैं और एंजाइटी और डिप्रेशन दिस कैन बी कोरिलेटेड एज टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। जो मनोअवसाद है और जो एक तरह से उत्तेजना है, ये दोनों ही एक ही व्यक्ति में हमें अलग अलग स्थितियों में, अलग अलग स्टेजेस में देखने को मिलते हैं। और जो व्यक्ति डिप्रेस होते हैं, अमूमन ये देखा जाता है कि उनको स्लीप डिसऑर्डर या फिर नींद की बहुत सारी तकलीफें हुआ करती हैं, जैसे नींद देर से आना जिसको हम डिलेड ऑनसेट बोलते हैं, या फिर डिस्टर्ब स्लीप होना जिसको हम स्लीप डिस्टर्बेंस और डिसऑर्डर बोलते हैं। तो डिलेड ऑनसेट एंड डिस्टर्ब स्लीप, ऐसी दो तरह की तकलीफें अमूमन हमारे सामने जो रोगी हैं वो पेश किया करते हैं। एंड दिस इज अ होल फैमिली। जहाँ एंजाइटी डिप्रेशन हुआ वहां पे स्लीप डिस्टर्बेंसेस भी देखना लाजमी सा हो जाता है। डॉक्टर मुकेश मैं आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि हम ये बात कर रहे हैं कि तीनों चीज़ें एक ही फैमिली से हैं। एक हो सकती है तो दूसरी हो सकती है, दूसरी हो सकती है तो तीसरी हो सकती है। तो मैं ये जानना चाहूंगी शुरुआत किससे होती है? अगर कोई दिक्कत आने वाली हो तो सबसे पहली वो कौन सी चीज़ है जो इफेक्ट करती है आपकी बॉडी में? सीधे शब्दों में हमारा शरीर जो है उसका संतुलन 3 दोषों पे आधारित है, वायु, अग्नि और जल, वात, पित्त और कफ। तो उसमें जब भी इम्बैलेंसिंग होती है या फिर एग्रीवेशन होती है, जैसे इन तीनों में एक हमारी प्रकृति हो गई और एक विकृति हो गई। विकृति मतलब जो दोष अभी एग्रीवेटेड है। अभी क्या है कि जो एंजाइटी और डिप्रेशन है, ये दो बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं, लेकिन इनमें प्रभाव सबसे ज्यादा इन तीनों दोषों का है, क्योंकि अवसाद जो है वो कफज प्रधान होता है और उन्माद जो है वो वाता से रिलेटेड होता है। तो जब भी इनमें इम्बैलेंसिंग होती है वायु, अग्नि और जल में, जैसे मैं आपको बताऊं, अगर आपकी वायु एग्रीवेटेड है तो एक आदमी बैठा है बड़े आराम से, लेकिन वो 5 अलग अलग डायरेक्शन में सोच रहा है और वो पांचों अलग अलग डायरेक्शन में सोच के परेशान हो रहा है कि मैं इसको कैसे करूं, उसको कैसे करूं, ये क्या करूं, वो क्या करूं। दूसरी बात, अगर पित्त एग्रीवेटेड होता है तो पित्त एग्रीवेशन वाला जो व्यक्ति होता है वो अपने अंदर ही अंदर कुड़ता है, अंदर ही अंदर जलता है, अपने आप से लड़ाई करता है, दूसरे किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता लेकिन स्वयं को नुकसान पहुंचाता। तीसरा जो कफज है, कफज में आदमी अवसाद की तरफ चला जाता है। उसको ये लगता है लाइफ कुछ नहीं है, लाइफ बिल्कुल बेकार है, मैं तो अपनी लाइफ को खत्म ही कर लूं तो अच्छा है। इस तरह के जो अवसादिक लक्षण हैं वो सारे पैदा हो जाते हैं। तो मजे की बात यह है कि अभी आपने जैसे शुरुआत की थी, शुरुआत में आपने कहा था इन चीजों का शरीर पे कोई असर नहीं पड़ता। दरअसल 95% से ज्यादा फिजिकल प्रॉब्लम्स दे स्टार्ट्स फ्रॉम योर साइकोलॉजिकल एरिया। वो ब्रेन से ही शुरू होती है, ब्रेन से ही फिजिकल एलिमेंट्स पैदा होते हैं, क्योंकि उन्माद और अवसाद कहीं ना कहीं घूम फिर के हमारे मेटाबॉलिज्म से जुड़ा होता है। आपने देखा होगा जब आप बहुत टेंशन में होते हैं, आपको भूख नहीं लगती, आपको कोई कहता है बेटा खाना खा लो, नहीं नहीं मेरा मन नहीं कर रहा। अब ये मन क्या है, मन क्या नहीं कर रहा, यानी वो अवसादिक स्थिति में है। या फिर उन्मादिक स्थिति में आएगा तो आप कहेंगे बेटा खाना खा लो, आप प्लेट उठा के फेंक देंगे, नहीं खाना मुझे खाना, उठा लो इसको यहाँ से ले जाओ इसको। तो ये छोटे छोटे लक्षण होते हैं, लेकिन कुल मिला के ये मानस रोगों की श्रेणी में आता है और मानस रोगों की श्रेणी में इसको रखकर उसी हिसाब से इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। तीसरा जो लास्ट चीज मैं बताऊंगा, स्लीप के बारे में आपने कहा, आयुर्वेद में इतना सुंदर वर्णन है कि जब सनसेट होता है उसके 1.5 घंटे के बाद आपकी जो पीयूष ग्रंथि, पीनियल ग्लैंड है, वो धीरे धीरे कमल के फूल की तरह खुलना शुरू हो जाती है और उसमें से मेलाटोनिन सिक्रीट होना शुरू हो जाता है। मेलाटोनिन जो आपको बहुत गहरी और अच्छी नींद देता है। सुबह जब सूर्योदय होता है उससे 1.5 घंटा पहले यानी ब्रह्म मुहूर्त में वो पीनियल ग्लैंड धीरे धीरे बंद होना शुरू हो जाती है और उसमें से मेलाटोनिन सिक्रीशन बंद हो जाता है, इसलिए हम सुबह उठ जाते हैं। आपने देखा होगा कि कोई योगी है या भोगी है, कोई भी है,
लगभग 3:30 बजे जरूर आंख खुलती है, या तो वो टॉयलेट जाएगा, यूरिन पास करेगा, आके फिर सो जाएगा। यानी वो जो टाइम है जिसको हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, वो एग्जैक्ट टाइम है जब हमारी पीनियल ग्लैंड बंद होती है और हमारा मेलाटोनिन सिक्रीशन रुक जाता है, जिसकी वजह से हम उठ के चैतन्य अवस्था में आ जाते हैं। तो इसमें नींद के लिए ट्रंक्लाइजर, सेडेटिव्स, ये बड़ी दुख की बात है कि आजकल बहुत ज्यादा चल गए हैं, क्योंकि वो आपकी फिजिकल बॉडी को तो सुला देते हैं, स्लीपिंग पिल्स, लेकिन साइकोलॉजिकल बॉडी स्टिल अवेकन्ड, वो अभी भी उठी हुई है। तो वो बड़ी एक उहापोह वाली स्थिति होती है, वो ठीक नहीं है। यहाँ पे आयुर्वेद में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको डीप साउंड जी डॉक्टर मुकेश, हम उस पर भी आएंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं जो इसमें हेल्प कर सकती हैं, लेकिन मैं अब रुख करूंगी डॉक्टर प्रीति का, डॉक्टर प्रीति छाबड़ा का। डॉक्टर प्रीति, क्या ऐसा है क्योंकि कोरोना काल के बाद बहुत बदलाव आए हम लोग की ज़िंदगी में, और वो उसके साथ हम एडजस्ट कर अब काफ़ी हद तक करने की कोशिश कर रहे हैं। कई चीज़ों में हम कामयाब भी हुए हैं, लेकिन कई चीज़ें हमें परेशान भी कर रही हैं। तो क्या ऐसा है कि कोरोना काल के बाद डिप्रेशन के केसेस अचानक बढ़े हैं, क्योंकि इतना लोग बंद रहे और कम्युनिकेशन कितना कम हो गया था, आना जाना बंद हो गया था? तो क्या इसको जोड़ा जा सकता है कि कोरोना काल के बाद डिप्रेशन के केसेस अचानक बढ़े हैं? कैन वी रिलेट बोथ ऑफ देम? Yes, definitely we can relate, and we are seeing that in our patients also. Corona time was a time of lot of stress. बहुत ज़्यादा mental, emotional, psychological stress के दौर से पूरी दुनिया गुजरी है, और जो ये stress है ना, that is very threatening to our psyche. एंड जब ये स्ट्रेस होता है तो जो हमारी कैपेसिटी है टू रिस्पॉन्ड टू एनी चैलेंजिंग सिचुएशन मेंटली और फिजिकली, तो वो जो रिस्पॉन्स है दैट इज एक्चुअली ईदर डिप्रेशन और एंजाइटी। तो कोविड टाइम में जो स्ट्रेस रहा उससे बहुत ज्यादा प्रेशर, स्ट्रेन, डिप्रेशन, एंजाइटी, जो इनसिक्योरिटी, मेंटल हेल्थ, इट हैज बीन अफेक्टेड टू अ लार्ज एक्सटेंट। और जो ये ट्रिगरिंग फैक्टर था, बिहेवियरल पैटर्न्स चेंज हुए, और बहुत सारी जो जिंदगी के मायने हैं वो भी चेंज हुए। इन सब साइकोलॉजिकल और मेंटल प्रेशर्स के कारण डिप्रेशन के इंसिडेंट्स जो है वो काफी बढ़ा, एंजाइटी भी बढ़ी, एंड वो उसको हम बोलते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, पीटीएसडी। तो वो पीटीएसडी सिंड्रोम हम आज भी देखते हैं कि बहुत सारे पेशेंट्स में आज भी है। आज ही एक मेरे पास पेशेंट आए थे, उन्होंने बताया कि उनकी एक बच्ची के बारे में मैंने पूछा जिसका मुझसे ट्रीटमेंट चल रहा था, तो उन्होंने बताया कि कोविड के बाद उन्होंने होम स्कूलिंग शुरू करा दी उस बच्ची को और उसकी छोटी बहन को भी। इतना बड़ा भय उस परिवार में हो गया कि उन्होंने उसको स्कूल ही भेजना बंद कर दिया, एंड दे आर वेरी हैप्पी, वेरी कंटेंटेड विद द होम ट्यूटिंग ऑफ द चाइल्ड। तो इस एक्सटेंट तक लोगों पर उसका प्रभाव पड़ा। अब ये कैसी मानसिक स्थिति पेरेंट्स की रही होगी, ये हम अंदाजा लगा सकते हैं इस छोटे से एग्जाम्पल से कि कोविड का कितना बड़ा प्रभाव हमारे सामाजिक जनजीवन पर पड़ा और हमारी साइकोलॉजिकल और मेंटल हेल्थ पर कितना बड़ा इम्पैक्ट वो छोड़कर गया। तो डेफिनेटली कोविड टाइम के बाद डिप्रेशन के इंसिडेंट्स समाज में बहुत बड़े हैं और आज भी हम उनसे जूझ रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ पे डॉक्टर मुकेश मैं आपका रुख करना चाहूँगी, क्योंकि हम यहाँ पे डिप्रेशन की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पर एंजाइटी की बात कर रहे हैं, तो इसमें एज कोई फैक्टर है, रह नहीं गया है, क्योंकि जो बच्चे हैं वो भी इतना ज़्यादा इराटिक बिहेवियर करते हैं, इतना ज़्यादा गुस्सा, चिड़चिड़ापन बच्चे में है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि सब उम्र के लोगों को डिप्रेशन, एंजाइटी हो सकता है, बच्चे भी इससे परेशान हो रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे अगर आप अपनी आयु देखें, आपकी एज काफ़ी कम है, लेकिन हमारी एज में क्या होता था, एक छोटे से शब्द का मीनिंग ढूंढने के लिए भी हमने डिक्शनरी लानी होती थी। डिक्शनरी खोल के उसको पहले ए बी सी डी ऐसे करके वर्ड्स को मिला के तब जाके फाइनली हम उसका मीनिंग देख पाते थे। लेकिन आजकल जैसे गूगल, अब उसमें क्या है, आजकल के बच्चों को ठीक उनको जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, अनवांटेड इन्फॉर्मेशन मिलती है, आई थिंक वो एक बहुत बड़ा कारण है बच्चों के दिमाग को। एक तरह से आप ये कह सकते हैं जैसे दिवाली का अनार होता है, जब उसको तीली दिखाते हैं हल्की सी चिंगारी होती है, लेकिन जब वो बाहर निकलता है तो बहुत चारों तरफ फैल जाता है। तो इसी तरीके से उनके जो मानस में थॉट्स हैं, वो थॉट्स इस कदर निकलते हैं अनार की तरह कि उनको एक स्ट्रीम लाइन नहीं मिल पाती, वो एक सीधी लाइन में नहीं सोच पाते, वो बहुत तरह तरह की लाइन, अलग अलग तरह की लाइन सोचते हैं। और जब भी
एक से ज्यादा चीज में आप इन्वॉल्व होंगे, डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट आपके ब्रेन पे आता है और लंबे टाइम में जाके आगे फिर वो आपको एंजाइटी या डिप्रेशन, जो भी सब्जेक्टिव चीज है ये, उस तरफ धकेल देता है। मैं डॉक्टर प्रीति आपसे पूछना चाहूंगी कि लक्षण जो हैं, अलग अलग लक्षणों की हम बात कर रहे हैं, खोए खोए रहना, फोकस न कर पाना, तो ये लक्षण और भी चीज़ों से हो सकते हैं, तो कैसे समझें कि आपको सच में डिप्रेशन और एंजाइटी ही हो रही है? कैसे जीरो डाउन करें कि हाँ ये दिक्कत है और हमें इसके लिए हेल्प लेनी पड़ेगी? देखिए, जो किसी भी व्यक्ति की जो भी दिनचर्या है, जो बेसिक उसका लाइफ़स्टाइल है, उसमें परिवर्तन ऑब्ज़र्व करता है, सबसे पहले ऑब्ज़र्वेशन होती है परिवार के द्वारा। जैसे कोई भी व्यक्ति एक नॉर्मल टाइम पे नॉर्मल भोजन लेता है, उसको भूख बिल्कुल कम हो जाना, अकारण से भार की कमी होना, मतलब वेट लॉस होना और खोए-खोए रहना, बहुत सारी गहरी सोच में बने रहना, कोई एकदम आवाज़ दे तो उसका रिस्पॉन्स ना करना और कोई भी व्यसन जैसे शराब है, तम्बाकू है या स्मोकिंग है, उसमें इन्वॉल्व हो जाना, बिना कारण सिर दर्द या बदन दर्द रहना और जैसे सुबह उठते हैं तो फिर भी फ्रेशनेस नहीं होती, बॉडी एक ऐसे कंप्लेंट करना, फ्रीक्वेंट हेडेक्स होना या पेट की गड़बड़ी होना, लूज टूज होना या कॉन्स्टिपेशन होना, ऐसे बहुत सारे लक्षण है या कि कभी बातों-बातों में आत्महत्या की बात करना या किसी काम में मन ना लगना या जो भी चीज़ पे आप फ़ोकस कंसंट्रेशन पहले वो रहा करती थी, उसमें अचानक ही बदलाव आना, आप अपने स्थल से संतुष्ट नहीं हैं या फिर परिवार से संतुष्ट नहीं हैं, छोटी-छोटी बात में अपने कोलीग से या घर पे अपने परिवारजनों से झगड़ना, अनेकानेक अपेक्षाएँ रखना या बहुत गंदगी की तरह गंदे तरीके से रहना, स्नान ना करना टाइम पर, तो जो फ्रेंड सर्कल है वो लाइफ धीरे-धीरे है रिड्यूस वो होना। अगर डिस्टर्ब होने लगे तो दिक्कत ज्यादा बढ़ रही है। जी, और अगर आपके जैसे पहले फ्रेंड सर्कल था, वो फ्रेंड सर्कल कम होने लग गया है या आप अपने रिलेटिव्स में जाना पसंद नहीं कर रहे, सोशल गैदरिंग्स में जाना पसंद नहीं कर रहे, तो ऐसे बहुत सारे लक्षण हैं। वी जस्ट हैव टू जॉइन द डॉट्स। उन सब डॉट्स को अगर हम जॉइन करते हैं, देखते हैं कि ये इनके स्वभाव में बेसिक जो इन्नेट इनहेरेंट उनका मेकअप है, उसमें कहीं न कहीं बदलाव आ रहा है, जो उनकी प्रकृति स्वाभाविक प्रकृति है, उसमें बदलाव आ रहा है, तो हम बहुत सारे लक्षणों को जॉइन करके और फिर इवैल्यूएट करके इस नतीजे पर पहुँच सकते हैं कि हाँ, ये इन्हें डिप्रेशन या फिर एंग्ज़ायटी डिप्रेसिव डिसऑर्डर कहा करते हैं इसको मॉडर्न मेडिकल साइंस में। ये उस चीज़ से तो ग्रस्त नहीं हो रहे। तो डॉक्टर मुकेश, हम यहाँ पर सब लोगों की बात कर रहे हैं, बच्चों की बात कर रहे हैं। कई बार सेलिब्रिटीज ने इस बात को खुलकर अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक्सेप्ट किया है कि हाँ उन्हें डिप्रेशन है, उसके लिए उनको बहुत तकलीफ हुई, उन्होंने इलाज भी कराया। असुरक्षा की भावना। अच्छा, एक बात यहाँ पे बड़ी दिलचस्प मैं बताता हूँ, आजकल मैं बहुत नोटिस कर रहा हूँ, ये एक शब्द होता है मास्क डिप्रेशन। कई बार अभी आपने नोटिस किया होगा, कोई आदमी अंदर से बहुत ठीक है, बहुत खुश है, वो कहता है यस आई एम हैप्पी, आई एम गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नहीं है, बट वो बाहर से दिखाई देता है जैसे वो बहुत अवसादग्रस्त है। उसको हम मास्क डिप्रेशन बोलते हैं। ये आजकल बहुत ज्यादा चलन में है। दूसरी बात, अभी आपने जो कोविड की बात करी, कोविड की बात करना और कोविड की बीमारी से या कोविड की प्रॉब्लम से या कोविड की समस्या से इस चीज को करना कि हम अवसाद की तरफ बढ़ गए उसकी वजह से, ये ठीक, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये ठीक ऐसी बात है जैसे कि बिल्ली रास्ता काट गई, अब मेरा काम नहीं बनेगा। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा कुछ है भी तो भी अगर हम लगातार इस तरह की बातों का डिस्कशन करते रहेंगे, इस तरह की बातों को डिस्कशन में लाते रहेंगे, तो हर आदमी कहीं ना कहीं ये कोरिलेशन जबरदस्ती करना शुरू कर देता है कि यस कोविड की वजह से ऐसा हुआ, कोविड के बाद ऐसा हुआ, कोविड में, जबकि मैं ये बताऊं कि बहुत सारे मेरे पेशेंट्स ऐसे हैं, जानकार ऐसे हैं कि साहब हमने तो कोविड के दौरान जलेबियां बनाना सीख लिया, हमने तो पिज्ज़ा घर पे बनाना सीख लिया, हमने तो सिलाई कढ़ाई सीख ली, हमने तो ये कर लिया। वो क्रिएटिविटी थी। अगर हम इस तरह के डिस्कशंस ना करके कि कोविड के बाद ऐसी चीजें बदली हैं या ऐसा कुछ हुआ है, अगर हम ये बात करें कि नहीं नहीं कोविड का कोई ऐसा प्रभाव नहीं है, क्योंकि हमें आगे बढ़ना है, हमें सिर्फ उसको पकड़ के नहीं बैठना, तो कई बार सिचुएशनल प्रॉब्लम्स भी इस तरीके की हो जाती हैं जिसकी वजह से हमें परेशानी होती है। आई थिंक अवसाद या उन्माद दोनों ही चीजों में आपका स्टेबल होके
सामने वाले से डील करना, चाहे आप डॉक्टर हैं या नहीं है। आपके घर में अगर कोई अवसाद या उन्माद का पेशेंट है तो आप अपने लेवल पे उसको सेटल कर सकते हैं, बजाय इसके कि हम उन चीजों के बारे में बार बार डिस्कशन करें कि उस चीज की वजह से ऐसा हुआ, उस चीज की वजह से ऐसा हो रहा है, उस चीज की वजह से ऐसा हो जाएगा। आई थिंक इस तरह की बातें अवसाद या उन्माद के पेशेंट के सामने करना बिल्कुल ठीक नहीं है। तो यहाँ पर हम सेलिब्रिटीज़ की भी बात कर रहे हैं। डॉक्टर प्रीति, मैं आपके पास आना चाहूँगी। बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हैं जिन्होंने खुल के ये बात एक्सेप्ट करी है। दीपिका पादुकोण की बात करें, उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया था कि वो डिप्रेशन की शिकार हुई थी और उससे निकलना उनके लिए आसान नहीं था। यानी कि चाहे हम क्लास की बात करें, हम जेंडर की बात करें, सबको ये समस्या हो रही है। देखिए ऐसा है मैम, जो एक डिप्रेशन या एंजाइटी का जो कारण है ना, वो कारण है स्ट्रेस। स्ट्रेस किसी भी रीजन से हो सकता है, क्रॉनिक स्ट्रेसर्स हो सकते हैं। बीइंग अ करियर वुमेन किसी को भी इस तरह का स्ट्रेस हो सकता है। लाइफ में चेंजेस सब स्ट्रेस ला सकते हैं। ऑक्यूपेशनल बर्नट आउट जो एक सिचुएशन होती है वो एक स्ट्रेस ला सकती है। और सबसे बड़ी बात है कि जो एक होता है ना एवर इंक्रीजिंग वर्क प्रेशर है, जो शॉर्ट टेम्पर्डनेस है, जो हमारे शेड्यूल्स जो हैं वो पूरे पैक्ड अप हैं, वो रीजन है। एंड ऑलवेज टू रिमेन ऑन द टॉप, ये एक बहुत बड़ा जो कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड की देन है, दैट यू हैव टू ऑलवेज compete फॉर द फियर ऑफ फेलियर, फॉर अनटाइम जो लाइफस्टाइल है। ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि स्ट्रेस ला सकते हैं और इस तरह की जो मानसिक दुविधा है या जो प्रॉब्लम्स है उसको उसके लिए प्रिकर्सर बन सकते हैं। किस व्यक्ति में क्या कारण रहा ये कहना बहुत मुश्किल है, परंतु इस लाइफस्टाइल जो अल्ट्रा अर्बन लाइफस्टाइल है उसकी बहुत बड़ी देन है ये है स्ट्रेस। क्योंकि होड़ इतनी ज्यादा है, कंपटीशन इतना ज्यादा है, ऑलवेज टू स्टे ऑन द टॉप और टू रीच ऑन द टॉप, ये वर्क प्रेशर्स जो हैं वो बहुत मायने रखते हैं किसी की भी जिंदगी में। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप उसको हैंडल कैसे करते हैं। हाउ डू यू हैंडल योर स्ट्रेस एंड हाउ डू यू हैंडल योर स्ट्रेसर्स। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न टू डू दैट, बिकॉज इस फास्ट पेस्ड अर्बन लाइफ में ये है माहौल तो हमेशा ही रहने वाला है, शायद कभी कम होगा या नहीं इसके बारे में कहना मुश्किल है। बट अगर आप अपनी कैपेसिटी बिल्टअप करते हैं, मेंटल कैपेसिटी बिल्टअप करते हैं और उसके बाद आप अपने आप को, अपने जीवन को सही दिशा में लेके जाते हैं, तो इसको वर्क लाइफ बैलेंस बोलते हैं, वो मेंटेन कर सकें, तो ऐसी दुविधाएं और ऐसी परेशानियां, ऐसे मानसिक जो रोग हैं उनसे बचा जा सकता है। डॉक्टर मुकेश, मैं आपके पास आना चाहूंगी। क्या ऐसा पॉसिबल है कि किसी को डिप्रेशन हो और उसका इलाज ना करे तो वो और आगे घातक बीमारियों की तरफ जाए? क्या ये आगे और चीजें घेर सकती हैं इंसान को? मैंने वही बात आपको कहा कि बहुत सारे मेरे ख्याल 90% से ज्यादा जो शारीरिक व्याधियां होती हैं उनका ओरिजिन आपकी साइकोलॉजिकल बॉडी से होता है। ये मैं पहले कह चुका हूँ। आपका मेटाबॉलिज्म, आपका कॉन्स्टिपेशन, आपकी एपेटाइट, आपका एनर्जी लेवल, आपका जॉइंट्स एंड ग्लैंड्स, ये सारी चीजें। अभी आप ये देखिए कि हम तीनों यहाँ पे बात कर रहे हैं, अचानक कोई आके ये कहता है कि आपके एक कॉमन फ्रेंड का एक्सीडेंट हो गया एंड सडनली ही मेट एन एक्सीडेंट एंड ही इज नो मोर, वो नहीं है या उसकी डेथ हो गई है, तो हम तीनों के अलग अलग रिएक्शन होंगे। आप ये कहेंगी कि मेरी गाड़ी की चाबी कहाँ है, फटाफट चलो गाड़ी देखो। डॉक्टर प्रीति ये कहेंगी सुनो ठहरो, मैं एक बार घर पे फोन करती हूँ, 2-4 लोग और आ जाएंगे। मैं अचानक से ये कहता हूँ कि 2 मिनट मुझे दो, मैं टॉयलेट जाके आ रहा हूँ जरा, तो उसके एक्सीडेंट और डेथ से मेरे टॉयलेट जाने का क्या संबंध है? अभी क्या है कि जो एंजाइटी के पेशेंट्स हैं, अब इसमें अगर डीप में जाएंगे, देखिए मैं एक डॉक्टर की तरह से नहीं बोल रहा हूँ कि मैं डॉक्टर से बात कर रहा हूँ, लेकिन जो हमारी वैगस नर्व है, वैगस नर्व की जो फंक्शनिंग होती है, डिसफंक्शनिंग होती है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और साइकोलॉजिकल बॉडी से जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं, चाहे वो एग्रेशन से जुड़ी है, चाहे डिप्रेशन से जुड़ी है, चाहे वो स्लीप डिस्टर्बेंस से जुड़ी है, वो सब कहीं ना कहीं हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाती है। अभी आप ये देखिए कि आप बड़े शहर में रहते हैं, रात को ट्रक आते हैं, उनके नीचे सक्शन पंप्स और वो ब्रशेज लगे होते हैं जो सड़कों को साफ करके सक्शन करते हुए कूड़ा लेके चले जाते हैं। वो रात को ही क्यों चलते हैं? वो रात को इसलिए चलते हैं क्योंकि रात को ट्रैफिक नहीं होता, कोई इन्हें डिस्टर्ब नहीं करता। इसी तरीके से हमारे शरीर में जब मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस चलता है रात को,
तो जो मेटाबॉलिक वेस्ट होता है वो सारा बहुत सारा रिलीज होता है। तो भगवान ने क्या नियम बनाया कि इसको सुला दो। सुला दो मतलब इसका ट्रैफिक बंद कर दो ताकि मेटाबॉलिक वेस्ट इकट्ठे होने में और शरीर से बाहर निकलने में कोई दिक्कत ना हो। तो होता क्या है कि जब हमें नींद अच्छी नहीं आती है, हम अच्छे से नहीं सो पाते हैं या हमारी नींद पूरी नहीं हो पाती है, इसका मतलब हमारे जो बॉडी से मेटाबॉलिक वेस्ट इकट्ठे होकर बाहर निकलने चाहिए थे वो नहीं मिलेंगे और टॉक्सिन्स की डिपोजिशन बॉडी में होना शुरू हो जाएगी। वही एक कारण है आपके संधियों में, आपके जॉइंट्स में पेन हो जाएगा, आपकी मसल्स वीक हो जाएंगी, फटीग फील करेंगे, आप जबरदस्ती काम करेंगे, आप चिड़चिड़े हो जाएंगे, आप अगले दिन यार रात मेरी नींद पूरी नहीं हुई, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, कुछ भी मेरे से काम नहीं किया जा रहा, बिकॉज योर बॉडी इज ऑलरेडी कलेक्टिंग लॉट ऑफ टॉक्सिन्स बिकॉज ऑफ द मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स एंड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स आर नथिंग बट दे आर क्लियरली एसोसिएटेड विद योर साइकोलॉजिकल बॉडी। सीधी सी बात। अब डॉक्टर मुकेश, कोई आया आपके पास, कोई पेशेंट आया, आपने बात की, आपने डायग्नोस किया, जो भी तरीका है, उसके बाद आपको लगा इसको डिप्रेशन एंजाइटी है, तो आयुर्वेद में किस तरीके से हेल्प की जाती है? कैसे हेल्प आप करते हैं कि पेशेंट ठीक हो जाए? देखिए, डॉक्टर प्रीति भी आयुर्वेदा से हैं, मैं भी आयुर्वेदा से हूँ। मैं आपको सबसे पहले बता दूं, हमारा सिद्धांत है हम कभी लाक्षणिक चिकित्सा इस तरह के रोगियों में नहीं करते। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट हम नहीं देते, हम सीधे उस ब्रेन के उस पार्ट पे जाके काम करते हैं जो ब्रेन का पार्ट उस चीज को डील कर रहा है, चाहे वो अवसाद है चाहे वो उन्माद है। अवसाद मतलब डिप्रेशन, उन्माद मतलब एग्रेशन या एंजाइटी जो भी है, या स्लीप डिस्टर्बेंसेस है। तो ब्रेन के उसी पार्ट पे जाके काम करना, इसमें आई थिंक आयुर्वेदा इज द बेस्ट ऑन दिस प्लैनेट। इस प्लैनेट पे आयुर्वेदा से बेहतर इन चीजों का इलाज नहीं हो सकता। आप सुन पा रहे हैं? आयुर्वेद बेस्ट है इसमें जी। लेकिन इसमें क्या होता है कि अभी जैसे मैं पीछे सोशल मीडिया पे देखता हूँ कि आपको नींद नहीं आती, आप ये ले लीजिए वो ले लीजिए, उसमें बहुत सारी चीजें होती है। अब जैसे आयुर्वेद में हमारे ब्रेन के लिए ब्राह्मी भी है, अश्वगंधा भी है, तो वचा भी है, तो शंखपुष्पी भी है, तो मंडूक पर्णी भी है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। लेकिन एक्चुअली हमें ये पता होना चाहिए हम किस चीज को किस रूप में किसके लिए यूज कर रहे हैं। तो जब हम उसको यूज करते हैं तो डेफिनेटली जब हम ब्रेन के उस पार्ट को हिट करते हैं जो उसका मेन कॉज है, मेन रीजन है, तो डेफिनेटली विदाउट एनी ट्रैंक्विलाइजिंग इफेक्ट हम अपनी नींद को गाढ़ा और बहुत ही डीप कर सकते हैं, जिसकी वजह से सुबह जब उठे हैं तो हमें ऐसा लगना चाहिए जैसे हम छोटे से बच्चे हैं जिसके आगे पीछे कोई चिंता ही नहीं है, जिसको कोई ऑफिस का डर नहीं है, जिसको प्रोफेशनल चिंता नहीं है। बिल्कुल फूल की तरह या तितली की तरह हमें उठना जरूरी है। वो पॉसिबल है सिर्फ और सिर्फ आयुर्वेद से। और मैं छोटी सी बात कह के यहाँ पे रोकूंगा कि मैं ऋषिकेश में हूँ, एंड ऋषिकेश, आई थिंक ऑन दिस प्लैनेट ऋषिकेश इज द बेस्ट एरिया टू प्रोड्यूस द हर्ब्स व्हिच वी आर यूजिंग फॉर द मेंटल डिसऑर्डर्स। उनमें अगर आप ब्राह्मी की भी बात करें तो आप ये देखिए कि ब्राह्मी इज द ओनली थिंग। क्या आम जो लोग देख रहे हैं कार्यक्रम, क्या वो ब्राह्मी का इंटेक शुरू कर सकते हैं अगर वो चाह रहे हैं कि मतलब मैं जानना? नहीं, देखिए ऐसा है, देश काल बल वय, जब हम डायग्नोस करते हैं हम पहले पल्स डायग्नोसिस करते हैं, पहले आपकी प्रकृति देखते हैं, फिर विकृति देखते हैं। ठीक है, डॉक्टर प्रीति मेरी बात से इत्तेफाक रखेंगी। उसके बाद में फिर लक्षणों के आधार पे हम डिफरेंशियल डायग्नोसिस पे पहुंचते हैं। फिर हमें ये देखना होता है कि हमें इसको ब्राह्मी घृतम देना है या ब्राह्मी घनसत्व देना है या ब्राह्मी पौना है या ब्राह्मी अवले दे, मतलब डिफरेंट प्रेजेंटेशंस होती हैं। तो उसमें ये देखना जरूरी है तो किसको क्या देना है। कॉमनली ऐसा नहीं है कि जिसको भूख लगी उसको चपाती दे दो उसका पेट भर जाएगा, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। डॉक्टर प्रीति, मैं आपके पास आना चाहूंगी अब। डॉक्टर प्रीति, एक ब्राह्मी के बारे में डॉक्टर साहब ने बताया, डॉक्टर मुकेश ने बताया, आप इसमें क्या ऐड करना चाहेंगे और क्या चीजें ऐड करना चाहेंगे आप? देखिए, आयुर्वेद में जैसे सर ने बताया बहुत इलाबोरेटली 3 तरह की चिकित्सा होती है, देव्यापाश्रय, युक्ति व्यापाश्रय और सत्वाजय। डिप्रेशन के पेशेंट्स को या मानसिक रोग के पेशेंट्स को हम बहुत बार ये कहते हैं कि आप योग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, दैट इज देव्यापाश्रय चिकित्सा। कि हम देव के सम्मुख अपने आप को प्रस्तुत करके और वहां से हम लाभ लेते हैं अपने आप को रिचार्ज या री एनर्जाइज करने का उस पर्टिकुलर तकलीफ से जूझने के लिए। सेकेंड इज युक्ति व्यापाश्रय, जिसमें हम युक्ति के द्वारा अपनी बुद्धि के द्वारा डिफरेंट मेडिसिन चूज करते हैं, किसको ब्राह्मी देनी है, किसको अश्वगंधा देना है, किसको जटामांसी देनी है,
किसको हमने वचा देना है, किसको यष्टि मधु देना है, ये डोमेन है किसी भी वैद्य का, किसी भी चिकित्सक का। देन कम्स सत्वावजय। सत्वावजय इज द बेसिक साइकोथेरेपी एंड काउंसलिंग। जो आज साइकोथेरेपी या साइकोलॉजिस्ट की जो चिकित्सा है वो आयुर्वेद में बहुत सालों पहले, 5000 साल पहले ही वर्णित है, जिसको हम सत्वावजय चिकित्सा बोलते हैं, जिसमें अपने सत्व को या मन को हमने कैसे कंडीशन करना है किसी भी प्रॉब्लम को से लड़ने के लिए, वो चिकित्सा इसमें शामिल की जाती है। बहुत से नॉन मेडिसिनल ट्रीटमेंट्स हैं, नॉन ड्रग ट्रीटमेंट्स हैं, नॉन मेडिसिनल तो नहीं, नॉन ड्रग ट्रीटमेंट मैं कहना चाहूंगी। जैसे रेगुलर फुट मसाज है, रेगुलर हेड मसाज है, जो हमारे दोषों को बैलेंस करके हमारी मानसिक वृत्तियों को भी बैलेंस करती हैं और ऐसी तकलीफों से बचने के लिए और निजात पाने के लिए सहायक होती है। इसके अलावा नस्य थेरेपी है, जिसको प्रतिमर्श नस्य या नाक में कोई भी मेडिकेटेड ऑयल और कुछ भी नहीं तो गोघृत या फिर तिल तेल ऐसा कुछ डालने से, आयुर्वेद ये कहता है कि नासा ही शीर्षो द्वारम, नासिका जो है वो सिर का द्वार है और उसको हमें तर्पण देते रहना चाहिए, जिससे कि हमारे मस्तिष्क की जितनी भी क्रियाएं हैं वो स्ट्रीमलाइन रह सकें। और इसके अलावा धूपन चिकित्सा है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसी चीजें हैं, जैसे आप रात को सोने से पहले एक रिलैक्सिंग म्यूजिक सुने, एक अच्छी बुक पढ़ें जो आपकी मानसिक स्टेटस को अपलिफ्ट करें, नेचर वॉक करें शाम के समय में। तो ऐसी कुछ बहुत सारी ये मैंने कुछ एक बताई, ऐसी बहुत सारी तकनीकें हैं जो हम की नॉन ड्रग ट्रीटमेंट के अंतर्गत आती हैं, जिसको हम यूज कर सकते हैं। अलावा इसके कुछ ऐसे पंचकर्म विधाएं हैं, जैसे शिरोधारा है, जैसे नस्य है, ऐसी चिकित्साएं भी बहुत इफेक्टिव होती हैं एंजाइटी डिप्रेसिव डिसऑर्डर को कंट्रोल करने के लिए और हमारे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए। तो कहाँ पर किस चीज का चयन करना है, यह विषय वैद्य का या किसी भी आयुर्वेदिक डॉक्टर का रहता है। उसको हमें उनके डिस्क्रिप्शन पर छोड़ना चाहिए और अगर हम समर्पण करें आयुर्वेद को, तो निश्चित ही हम इस चीज से बाहर अपने आप को निकाल सकते हैं। ज़रूरत है चीज़ों को पहचानने की और सही तरीके से उन पर काम करने की। डॉक्टर मुकेश, क्योंकि हम यहाँ पर विस्तार से कई चीज़ों पे बात कर रहे हैं, तो क्या ये डिप्रेशन है, इससे आपकी इम्यूनिटी पर भी असर पड़ता है? अगर आप इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग कर लें तो क्या इन चीज़ों को आने से पहले रोक सकते हैं? क्या इसका कोई कनेक्शन आप देखते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें बेसिकली सबसे पहले डिटॉक्सिफिकेशन बहुत जरूरी है। अभी जैसे डॉक्टर प्रीति ने जिक्र किया, आप बताएं कि कैसे डिटॉक्सिफाई करें। आम लोग जो कि आपको सुन रहे हैं, घर में कैसे थोड़ा बहुत कुछ कर सकते हैं कि डिटॉक्सिफाई कर लें? अगर आप जनरल बात कर, देखिए अगर आप जनरल बात करते हैं तो जब आप कुछ गंदा खा लेते हैं तो हमारे पेरेंट्स पहले कह देते थे कि वॉमिट कर लो या उल्टी कर लो तो वो सारा बाहर निकल जाएगा। बट जो चीज़ हम अपने ब्रेन में घुसा लेते हैं, जो ऐसे विचार जो नहीं होने चाहिए, जो ऐसी सिचुएशंस जो नहीं होनी चाहिए, तो ब्रेन कैसे वॉमिट करेगा? ब्रेन को तो वॉमिट करना नहीं आता। तो उस कंडीशन में हमें क्या है, डिटॉक्सिफिकेशन हम कैसे कर सकते हैं? देखिए, विरेचन हो गया, इसमें विरेचन बहुत इंपॉर्टेंट है। वमन हो गया, इसमें वमन बहुत इंपॉर्टेंट है। बस्ती का इसमें बहुत अच्छा रोल है, बस्ती का इसमें बहुत अच्छा रोल है। दूसरी बात, डॉक्टर प्रीति ने भी जिक्र किया शिरोधारा का, शिरोधारा का डेफिनेटली इसमें बहुत अच्छा रोल है। लेकिन मैं बड़े दुख के साथ कह रहा हूँ, आजकल बहुत सारे सेंटर्स खुल गए हैं जिसमें शिरोधारा होती है, उनको यही नहीं पता कि वो ऑयल यूज कर रहे हैं। क्योंकि शिरोधारा में हमें ये देखना होता है कि इस एंजाइटी के या अवसाद के पेशेंट को तैल धारा चाहिए या तक्र धारा चाहिए या जल धारा चाहिए या कषाय धारा चाहिए, वो अलग अलग चीजें होती हैं। तो उस कंडीशन में किसी बहुत ही योग्य वैद्य के पास जाके नाड़ी परीक्षण करा के, रोग निर्धारण करा के, तब ट्रीटमेंट डिसाइड करना चाहिए और किन द्रव्यों का इस्तेमाल करना चाहिए, ये उसमें बढ़े। अच्छा, अब आपने छोटा सा सवाल ये पूछा कि डिटॉक्स कैसे कर सकते हैं घर पे। आप ये कहेंगे कि मैं तो बहुत अच्छा खाती हूँ, मैं तो बहुत अच्छा ऑर्गेनिक फूड लेती हूँ, ये लेती हूँ। नहीं, मैं आपको सारी चीजें बता रहा हूँ, मेरे अंदर भी टॉक्सिन्स हैं। होता क्या है कि जो भी इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, हार्मोन्स, अनवांटेड हार्मोन्स जो दूध के जरिए, पनीर के जरिए, क्रीम के जरिए, सब्जियों के जरिए, फलों के जरिए हमारे शरीर में चले जाते हैं, दे आर नाइदर डाइजेस्टेड नॉर एक्सक्रीटेड। ना तो वो पचे ना वो बाहर निकले। वो जो टॉक्सिन्स है हमारे शरीर में रुकते हैं, उसके लिए हमें क्या करना है? देखिए, पहले क्या होता था, हमारी दादी रोटी लेती थी, उस पर सफेद मक्खन रखती थी, बेटा खा ले। दैट सफेद मक्खन इज अमेजिंग फॉर द डिटॉक्सिफिकेशन। घी पहले होता था, घी बहुत अच्छा डिटॉक्स करता है। सवाल पूछना चाहूंगी, ये सवाल मेरी तरफ से है। बहुत सारा
बहुत सारे वीडियोस हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पे कि आप जिंजर शॉट लें, जिंजर जो सुबह सुबह के वक्त, क्या उससे डिटॉक्सिफिकेशन हो सकती है? और अगर हाँ, तो सही जिंजर शॉट क्या है? जिंजर, शुंठी, दो अलग अलग चीजें हो गई, लेकिन दोनों के बिल्कुल अलग इफेक्ट्स हैं। तो आपको ये देखना है आपको वातिक प्रॉब्लम है या पैथिक प्रॉब्लम है या कफज प्रॉब्लम है। अगर आपको वातिक है तो आपको ड्राई जिंजर लेने से ज्यादा लाभ होगा। अगर आपको कफज प्रॉब्लम है तो आपको फ्रेश जिंजर लेने से ज्यादा लाभ होगा। ये बहुत ही सीरियस और बड़ा इंटरेस्टिंग मैटर होता है कि किस द्रव्य को किस रूप में हमें लेना है। छोटी सी बात बताता हूँ आपको, अगर आप कढ़ी, घर में आपकी कढ़ी बनती है तो उसमें मेथी दाना ही डलता है। अरबी बनाते हैं तो अजवाइन ही डालते हैं। आलू टमाटर बनाते हैं तो उसमें जीरा ही डालते हैं। क्यों भाई? या जीरा है, अगर उसको हमें सब्जी में डालना है तो तलना पड़ेगा, दही में डालना है तो रोस्ट करना पड़ेगा, पेट के लिए लेना है तो बॉयल करके पानी पीना पड़ेगा। क्यों? ये संस्कार है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आपका जो भोजन है वो संस्कृत होना चाहिए, संस्कारित होना चाहिए। अगर वो संस्कारित नहीं है तो डेफिनेटली आपके शरीर में प्रॉब्लम करेगा। दूसरी बात, डिटॉक्सिफिकेशन। आपका मल, अब जैसे मल की परीक्षा होती है, आपका मल पानी पे तैरता है या सिंक कर जाता है, आपका मल स्टिक तो नहीं करता कहीं कमोड सीट से, आपका जो आपने जो टी शर्ट उतार के रात को टांगी है, सुबह उठ के उसके बगल से आप सूंघ के देखिए, अगर उसमें से बहुत पिक्यूलियर स्मेल आती है, इसका मतलब आपकी बॉडी, आपके जो पेरिफेरीज हैं, आयुर्वेद में हम जब परीक्षण करते हैं तो हम सूंघ के देखते हैं कि इस पेशेंट के अंदर कितनी तरह के सॉलिड टॉक्सिन्स हैं, जिसमें ऑक्सलेट्स हैं, फॉस्फेट्स हैं, एल्ब्यूमिन है, डाइजेस्टेड शुगर है, यूरिया है, यूरिक एसिड है। ये सारी चीजें हमें सूंघ के पता लगती हैं आयुर्वेद में जब नाड़ी परीक्षण करते हैं हम। तो हमें ये देखना जरूरी होता है किस तरह के टॉक्सिन्स हैं, उन टॉक्सिन्स को कैसे निकालना है। कोई कॉमन तरीका नहीं है कि हार्पिक डाला और साफ कर दिया, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, हमें बहुत ही वास्ट ये टॉपिक है, ये हमें समझ में आ रहा है धीरे धीरे जब इसमें हम बात कर रहे हैं। डॉक्टर प्रीति, कार्यक्रम को समाप्त करने का समय है, तो आप क्या कहना चाहेंगी, क्या दर्शकों को क्या बताना चाहेंगी एंड में? देखिए, द टेक होम मैसेज इज टेक लाइफ एज एंड व्हेन इट कम्स। जो सिचुएशन जैसी है उसको उसी समय प्रेजेंट में जिए और उसको टैकल करें। बहुत ज्यादा विचार या बहुत ज्यादा अपने नर्व्स को स्ट्रेन में ना लाएं। ऑलवेज थिंक पॉजिटिव एंड just focus on destroying what destroys you from inside, and you must always tell your stress that let's break up. ठीक है, तो पॉजिटिव थिंकिंग, पीसफुल रहना, हम्बल रहना, डिटर्मिन्ड रहना, एनर्जेटिक, हैप्पी रहना, एम्बिशियस रहना, एडमायरेबल रहना, दूसरों की तारीफ करने के लिए अपने ईगो को अपने पांव तले रखना पड़ता है। तो एडमिरेशन इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी गुड फैक्टर्स। बी ट्रूथफुल, बी कर्टियस, बी एक्सप्रेसिव। क्योंकि जैसे सर ने बोला कि आपके ब्रेन का कुछ भी ऐसा तरीका नहीं है जिससे वो वॉमिट कर सके। सो कीप ऑन टॉकिंग टू पीपल एंड एक्सप्रेस योर थॉट्स, बी एक्सप्रेसिव, एम्पैथेटिक, इंडिपेंडेंट एंड वेरी इंपॉर्टेंटली लव योरसेल्फ। अपने आप से स्नेह रखिए, अपने आप को प्यार कीजिए। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बी इमेजिनेटिव एंड बी डेवलप फोरसाइटेडनेस एंड जितनी पॉजिटिव क्वालिटीज आप सोच सकते हैं उन पर अपने आप का कार्य जो है, अपना फोकस उस पर रखिए, जिससे कि आप एक अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण करने में खुद के भागीदारी बन सकें। एंड वंस यू डू दैट, आई थिंक डिप्रेशन, एंजाइटी, स्लीपलेसनेस कहीं स्टैंड नहीं करेंगे एंड यू विल ऑलवेज स्टे हेल्दी एंड निरोग। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर मुकेश, आप क्या कहना चाहेंगे एंड में? क्या टिप्स देना चाहेंगे आप? क्या टिप्स देना चाहेंगे? वेगों को धारण नहीं करना। अधारणीय वेग मतलब वो वेग जिन्हें हमें धारण नहीं करना चाहिए। अगर वो नहीं करेंगे तो टॉक्सिन्स डिपोजिशन बहुत कम हो जाएगी हमारे शरीर में। वो क्या है, जैसे यूरिन का प्रेशर हुआ और आप बिजी हैं कि मैं पहले ये काम कर लूँ, ये एडिटिंग कर लूँ, या ये नोट लिख लूँ, ये कर लूँ, उसके बाद जाके मैं कर लूंगा। नहीं, कभी भी यूरिन को नहीं रोकना, कभी भी मल को नहीं रोकना, अपान वायु को नहीं रोकना। ये तो हो गया नीचे का हिस्सा। ऊपर के हिस्से में कभी भी खांसी को, जंभाई को, छींक को नहीं रोकना, कभी भी नींद को नहीं रोकना। आपको नींद आ रही है, आप कितना इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं, जाइए आप आराम से सो जाइए, क्योंकि उसको आप अगर उसका निरादर करेंगे तो अगले दिन सुबह आप देखेंगे आपकी आंखों के नीचे काले गड्ढे, आप एंजाइटी, इरिटेशन, चिड़चिड़ापन, मैंने नहीं खाना, मैंने नहीं करना, मैं नहीं जाती, मैं नहीं आती, ये सारी चीजें। दूसरी बात, कभी भी जो विचार होते हैं आपके
शाम के टाइम एक बार क्लीनिंग जरूर करनी है। क्लीनिंग में कुछ नहीं करना, किसी मिस्त्री को नहीं बुलाना। आप सिर्फ ये सोचिए कि आप एक बहुत अच्छी मोटर बाइक पे चल रहे हैं, हायाबुसा पे चल रहे हैं, और आपके बाल खुले हुए हैं, बहुत सुंदर वातावरण है, सामने पहाड़ है, ट्रक आ रहे हैं, कारें आ रही हैं, बसेज आ रही हैं, लेकिन वो आ रही हैं और जा रही हैं। एक जगह पे आप रुके, आपने देखा वो ट्रक कहाँ है, आपने मुड़ के देखा, नहीं दिखा। इन ट्रक बस कारों को आप विचार समझिए। तो सारा दिन में जो भी विचार आपको क्रॉस करके गए हैं, लेट गो, गो टू हेल, उनको रुकने ही नहीं देना अपने पास। अगर आप इस तरीके से अपनी क्लीनिंग कर लेंगे, आप अपने मल को, मूत्र को, नींद को बैलेंस रखेंगे, तो इस तरह के प्रोग्राम बनना निश्चित बंद हो जाएंगे। कोशिश है और आगे हम इन चीज़ों पर बहुत विस्तार से बात करने वाले हैं, जितनी वास्ट ये चीज़ें हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुकेश और डॉक्टर प्रीति हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देव बूटी में आज के लिए, इस हफ्ते के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर से हाजिर होंगे किसी और नए टॉपिक के साथ, और उसमें हम विस्तार से चर्चा करेंगे। नमस्कार। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।